हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे ही होंगे। घर पे बैठ के खाना पीना और रहना है तो फिर अच्छे ही होंगे। चलिए, आप लोगों को पिछले लेक्चर में और ये आज आपका लेक्चर नंबर 3 है सॉल्यूशन चैप्टर का। ये केमिस्ट्री है, 12th का केमिस्ट्री है और इसका लेक्चर नंबर 3 हम बता रहे हैं। 2 लेक्चर आपको इस चैप्टर का पहले ही दिया जा चुका है और लेक्चर नंबर 2 तक आप लोगों को कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बता दिया गया था। अब हम लोग यहाँ पे उसके आगे कुछ और भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आज हम लोग एक नया सा टॉपिक देखते हैं। नया सा टॉपिक सब लोग हेडिंग लगाएंगे क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इसको जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। ये मैथमेटिकल टर्म है, इसको समझ लीजिए पहले फ्रैक्शन के बारे में। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल के इसको सर्कल को मैंने बिल्कुल इक्वल ये पार्ट बिल्कुल इक्वल हम बांट रहे हैं इसको, ठीक है। इसको बिल्कुल इक्वल मान लो कि मैंने बांट दिया कितने पार्ट में? कितना पार्ट? 1 2 3 4 8 है ना। इसमें से मान लो कि मैंने 3 को क्या कर दिया? कलर कर दिया, ठीक है। तो अगर कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन पूछेगा, फ्रैक्शन का मतलब होता है, हिंदी इसका बोले तो फ्रैक्शन का भिन्न होता है, ठीक है। अच्छा, अगर कलर्ड पार्ट का कोई फ्रैक्शन पूछता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? कलर्ड पार्ट नंबर ऑफ, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ। ये समझाने के लिए है, ये आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए इस टॉपिक को बता रहे हैं। हालांकि ये मैथमेटिकल चीज़ है। कलर्ड फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे? इसको नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट बाई टोटल पार्ट को हम लोग लिखेंगे। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। यानी कि अगर हम लोग कलर्ड पार्ट का पूछेगा, कलर्ड के या शेडेड पार्ट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, शेडेड पार्ट का पूछेगा तो शेडेड पार्ट का 3 और टोटल कितना हो गया? 8। तो टोटल को हम लोग नीचे लिखेंगे और जिसका पूछेगा कहाँ लिखेंगे? उसको ऊपर लिखेंगे। चलिए, वैसे ही अगर आपसे पूछ देता है नॉन कलर्ड पार्ट या नॉन शेडेड पार्ट तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और टोटल को हम लोग कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। सबको समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन पे आते हैं। चलिए, मोल फ्रैक्शन पे आते हैं। जैसे कि बताइए मोल फ्रैक्शन, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी दो सब्सटेंस है और मिलकर ये कोई सॉल्यूशन बनाते हैं। मान लीजिए कि यह क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। अब ये सॉल्यूशन बनाता है और तो अगर मान लीजिए, अच्छा इसका मान लीजिए कि इसके मोल्स को, अच्छा अगर हम लोगों को फ्रैक्शन अगर निकालना हो इसका, अगर मान लीजिए कि हम लोग को फ्रैक्शन निकालना हो, मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग को निकालना हो, मोल फ्रैक्शन का पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, या इसी को टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी हम लोग बोल सकते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स, यानी कि 2 सब्सटेंस आपने लिया है, ए लिया है। मान लीजिए कि जैसे अगर, अच्छा मोल्स को हम लोग कौन चीज़ डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं ना, एन से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कि इसका आपने एन मोल लिया। अच्छा, इसको मान एन, तो इसको हम लोग, इसके मोल को हम लोग एन ए से डिनोट कर देते हैं। इसके मोल को अगर हम लोग एन बी से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? ए का,
और बट्टा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको डिनोट करने के लिए कुछ वर्ड का, कुछ चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीटा पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, जीटा पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग जीटा से भी डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ए का है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जीटा ए। तो जीटा ए बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी होगा। अगर यही चीज़ आपसे, अच्छा एक चीज़ और है, इसको कहीं कहीं क्या है, किसी बुक में ईटा से भी डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईटा, एन मत पढ़ना इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ईटा पढ़ेंगे। ईटा से या जीटा से, दोनों में से किसी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर यही चीज़ अगर आपसे पूछ देता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछता है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे उसको, बी का मोल कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम आपको आगे बताते हैं, इसके बारे में कुछ और भी डिटेल्स बतानी है। जल्दी से फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, वेयर क्या हो जाएगा, जीटा ए इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग जीटा से, तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम लोग को लिखा जाए, अगर एन ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अच्छा, एन बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे देखते हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। चलिए, अब किसी सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ए और बी हो। इसमें हो सकता है कि इसमें तीन कंपोनेंट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितना हो, कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर अगर कोई सॉल्यूशन बनता है, क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, तो इसके फॉर्मूला में बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं आएगा। फॉर्मूला बिल्कुल ज्यों का त्यों हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि इसका नंबर ऑफ मोल्स हम लोग मान लेते हैं एन ए, नंबर ऑफ मोल्स इसका क्या मान लेते हैं, अच्छा हम लोग यहाँ पे इसको बी मान लेते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स इसका क्या मान लेते हैं, सी है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, अब अगर मान लीजिए हमको निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, जीटा ए से डिनोट करेंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। यानी कि ए का जो मोल्स है वो ऊपर लिखेंगे और बाकी जितना मोल्स है सबको हम लोग, बाकी नहीं, टोटल मोल्स को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये फ्रैक्शन जो आएगा यही क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर पूछ देता है, तो इसका मतलब क्या है, जीटा बी, और जीटा बी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। इसी तरह अगर आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ये मोल फ्रैक्शन इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। सबको समझ में आ गया होगा। जिनको भी दिक्कत है तो बेहिचक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं आप।
कॉल करके भी पूछ सकते हैं, नंबर हमारा यहाँ पे है ऊपर। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट चीज इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये एक अच्छा, अगर मान लीजिए एक चीज इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि जीट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। अब आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं, ऐड करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे प्रूफ क्या करना है इसमें, चलिए हम निकालते हैं जीटा ए प्लस जीटा बी प्लस जीटा सी। अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस क्या हो जाएगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस क्या हो जाएगा, एन सी बाई एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी हो जाएगा। चलिए सबका अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्या आएगा 1, 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, एन ए प्लस क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका एन बी प्लस एन सी आएगा। अब ये पूरा से ये पूरा क्या हुआ, मर गया, तो क्या आया 1। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 1। अब ये ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि ये एक रोटी है, इस रोटी के मान लीजिए कि 5 टुकड़े कर दीजिए, 5 टुकड़े मान लीजिए कि 2 उसको दे दीजिए, 3 उसको दे दीजिए। अब फिर उसके बाद अब 2 2 3 3 अलग अलग तो बांट दिए ना हमने। अब फिर कहा जाए कि अब सबसे लेकर सबको जोड़ दीजिए तो रोटी तो एक ही बनेगा, रोटी तो एक ही बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसने मिक्स तो कर नहीं सकता है, अलग से मिक्स अलग से नहीं कर सकता है। जो हमने दिया है उसे लेकर अगर हम लोग फिर से उसको क्या करें, जोड़ दे तो कितना बनेगा, एक ही तो बनेगा। वैसे ही तो ये तो क्या है, अब ये ए का मोल फ्रैक्शन है, ये बी का मोल फ्रैक्शन है, सी का मोल फ्रैक्शन है, अलग अलग है। अगर हम लोग सबको ऐड कर दे, सबको क्या कर दे, ऐड कर दे, तो वो क्या आएगा, उसका मोल फ्रैक्शन ए आएगा। अब अगर किसी सॉल्यूशन के चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, मिटा दे। चलिए तो अब बताइए कि अगर a प्लस बी मिलकर कोई सॉल्यूशन बनाता है, इसको हम लोग देखें। अगर a प्लस बी मिलकर कोई सॉल्यूशन बनाता है तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ a और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ b, ऐसे भी आप कर सकते हैं। या इसी में अगर b का निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ b इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जीटा ए, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ a। ऐसे करके भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुत जगह क्या होता है कि 2 कंपोनेंट मिले होंगे, एक का मोल फ्रैक्शन दे देगा, दूसरे का आपसे पूछ लेगा, अब आपको निकालना है। अब जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर देते हैं, A and B are components of a solution। मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है और उसका A और B क्या है, कंपोनेंट है। If मोल फ्रैक्शन of A is 0.53, then find out the mole fraction of
मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग को यूज करना है। तो हमने अभी आप लोगों को बताया फॉर्मूला, क्या बताया, जैसे यहाँ पे आपको A का तो यहाँ पे दे दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ A जीटा A यानी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, गिवन जीटा A इज इक्वल टू क्या दिया है 0.53 दिया है। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं जीटा A प्लस जीटा B इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब जीटा A का वैल्यू डाल दीजिए 0.53 प्लस जीटा B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये प्लस रहा तो उधर माइनस में, तो जीटा B इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 0.53। अब माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा 0.47 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हुआ 0.47 आ गया। चलिए तो इसको आप लोग फटाफट नोट कीजिए। हम अब इस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग अच्छा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH एंड 54 ग्राम H2O formed a solution, then find out the mole fraction of NaOH and H2O। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सिंपल इसमें करना क्या है, NaOH का निकालना होगा तो NaOH को ऊपर लिख देंगे, इसका वेट यानी कि 40 ग्राम ऊपर लिखेंगे, फिर सबको जोड़ के नीचे लिख देंगे। ऐसा कुछ नहीं, पहले मोल्स निकालने होंगे। मोल्स ये तो इसके वेट दिए गए हैं ना, आपको इसमें से निकालने होंगे कि NaOH के कितने मोल्स हैं। तो चलिए तो हम लोग पहले इसको निकालते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो गिवन क्या क्या दिया है, मास ऑफ NaOH क्या दिया है बताइए, तो 40 ग्राम दिया है। अच्छा बताइए तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ NaOH क्या होगा बताइए। Na सोडियम का कितना होगा 23 प्लस O कितना हो गया 16 और प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया 1, यानी कि 40 ग्राम आ गया। 40 ग्राम आ गया। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाई क्या होता है मोलेकुलर मास या मोलर मास, इसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास। अब बताइए तो गिवन मास कितना है 40 ग्राम, मोलर मास कितना है 40 ग्राम, ग्राम से ग्राम मर गया, 40 से 40 मर गया, क्या आया 1 आ गया, यानी कि 1 मोल हो गया। ये 1 मोल हो गया। अच्छा चलिए तो अब उसी तरह हम लोग H2O का भी निकालते हैं। फिर निकालेंगे क्या, मास ऑफ क्या निकालेंगे H2, मास ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना दिया है 54 ग्राम। अच्छा मोलर मास ऑफ क्या होगा H2O कितना होगा बताइए। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 ठो हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना आ गया 18 ग्राम। 2 एकम 2 और 16 18 ही होता है। अच्छा अब हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होगा मोलर मास, अच्छा सॉरी गिवन मास कितना है 54 ग्राम बाई मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम। ये ग्राम से ग्राम मर गया, ये आ गया 3 मोल्स आ गया, 3 मोल्स आ गया। अच्छा अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और क्या निकालेंगे H2O का निकालेंगे, यानी कि हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर नाउ मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, NaOH यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जीटा ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, और बट्टा क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, और प्लस क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है 1 बाई कितना हो जाएगा 1 + 3 यानी कि कितना आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0.25। ये मोल से मोल कट जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि इसके सेम यूनिट होते हैं। सेम यूनिट होगा तो ऊपर वाला से नीचे वाला कट जाएगा। अब अगर आपसे पूछ दे जीटा ऑफ क्या, अब H2O का अगर हमको निकालना हो तो आप सिंपल फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यानी कि ऐसे लिखेंगे हम लोग क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बट्टा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, यानी कि हो जाएगा कितना 3/1 + 3 यानी कितना होगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 यानी कि 0.75 आ गया। अच्छा अब अगर आप लोग एक चीज, अब देखिए आपको बताया है कि दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पे कितना आएगा, 1 आएगा, ये बताएं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। जैसे आपने अगर निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू, तो क्या आएगा बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है 0.25 प्लस 0.75, ये जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1 आ गया ना, यही तो बताए थे ना आप लोगों को। चलिए तो सबको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको आप लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। कर लिए नोट, चलिए तो यहाँ पर इसमें नोट करके लिखने वाली कुछ बातें हैं, उसको आप लोग नोट करके लिख लेंगे। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट आप लोग लिखेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय क्या, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग जीटा, और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग ऐसे ईटा, इसको पढ़ते हैं जीटा और ईटा, इससे हम लोग क्या करते हैं मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट of a solution is always 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन के सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जीटा ऑफ A प्लस जीटा ऑफ B प्लस जीटा ऑफ C प्लस ... इज इक्वल टू 1। लेकिन याद रहे कब, जब ये सारे के सारे कंपोनेंट एक ही सॉल्यूशन के पार्ट हो, ऐसा नहीं अलग अलग सॉल्यूशन से अलग अलग कंपोनेंट ले लीजिए और फिर इसको ऐड करेंगे तो नहीं। तो इसको नोट कीजिए। हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन एक तो देख लेते हैं। तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल a solution of ethyl alcohol 46% weight by weight
वेट बाय वेट इन वाटर 46% है, वाटर का सॉल्यूशन है। फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन, चलिए दोनों का निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, यानी कि एल्कोहल का भी हम लोग को निकालना है और वाटर का भी क्या निकालना है, हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है। चलिए तो पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो 46% दिया है इसका मीनिंग हम लोग पहले समझते हैं। वेट बाय वेट दिया है, क्या दिया है, वेट बाय वेट दिया है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 46 ग्राम अल्कोहल, 46 ग्राम अल्कोहल जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है, मिला हुआ है। कितना सॉल्यूशन में घुला हुआ है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, ये क्या है, ये इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला होता है। चलिए तो 46 ग्राम ऑफ C2H5OH इज dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, गिवन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन मास ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू 46 ग्राम। 46 ग्राम दे दिया, अच्छा 46 ग्राम दे दिया। अच्छा तो इसका मोलर मास अब हम लोग निकाल लेते हैं, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास मोलर मास होना चाहिए। तो चलिए मोलर मास ऑफ C2H5OH क्या हो जाएगा बताइए। कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम वेट होता है। तो क्या लिखेंगे, 12 गुना 2 ठो कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा हाइड्रोजन कितना है, 5 ठो, तो क्या लिखेंगे 1 × 5 कर दिए, प्लस O कितना होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1। 12 दूनी 24, 24 5 29, 29 16 45 और 1 46, 46 ग्राम। 46 ग्राम आ गया इसका। अच्छा अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालेंगे, C2H5OH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास यानी कि 46 ग्राम और बटा मोलर मास यानी कि 46 ग्राम। ग्राम से ग्राम मर गया, 46 से 46 कट गया, क्या आया 1 मोल। 1 मोल आया ये। अच्छा अब बताइए कि यहाँ पर वाटर का वेट कितना होगा। सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, कितना ग्राम का है, मान लीजिए कि ये कोई सॉल्यूशन है और ये 100 ग्राम का है। इसमें से आपने 46 ग्राम एल्कोहल ले लिया, कौन सी ले लिया, एल्कोहल ले लिया, तो बच गया वाटर। वाटर कितना हो जाएगा आपका, 54 ग्राम ही तो होगा ना। 54 ग्राम कैसे, 100 में से 46 को माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 54 ग्राम बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, पहले मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर क्या होगा बताइए, 100 ग्राम माइनस 46 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 ग्राम। अच्छा मोलर मास आपको पता है किसका, H2O का क्या होता है 18 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू गिवन मास, तो कितना हो जाएगा 54 ग्राम बाई मोलर मास 18 ग्राम। ग्राम से ग्राम मर गया, ये कट गया, कितना आ गया 3 मोल्स आ गया। 3 मोल आ गए। अब हम लोग को निकालना क्या है, नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। C2H5OH का मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, यानी कि हम लोग कैसे लिखेंगे, NC2H5OH बाई NC2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अल्कोहल का कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो 1 लिखेंगे बाई कितना हो जाएगा, मोल्स होगा। चलिए जैसे मोल्स अगर हम लोग लिख भी देते हैं इसको, 1 मोल बाई नीचे कितना होगा, 1 मोल और प्लस 3 मोल, कितना हो गया, 1 मोल बाई 4 मोल। मोल से मोल मर गया ना, क्या आया, 0.25। इसमें भी लगता है वही आंसर आने वाला है जो पिछले क्वेश्चन में था। चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर अलग अलग डिफरेंट आते हैं, कहीं कहीं आंसर मैच करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सेम होते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग वाटर का निकालते हैं। तो वाटर का सिंपल सा है कि 1 में से इसको माइनस कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन, या फिर फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हैं, बहुत सारा, दोनों हाथ में लड्डू है आपके पास, जिस हाथ का खा लीजिए। चलिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखेंगे, C2H5OH, तो 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.75, ये हो जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन। किसका हो जाएगा, ये H2O का हो जाएगा। अब आप इसको ऐड करके भी देखेंगे तो फिर से आ जाएगा वही, क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, C2H5OH प्लस H2O इज इक्वल टू कितना होगा 0.25 प्लस 0.75 ऐड कर लोगे तो क्या आएगा, कथा वही कहानी नहीं। चलिए तो इसको नोट कीजिए। आपका वीडियो ये 32 मिनट का हो चुका है। इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर वीडियोस अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर का आप लोग वेट कीजिए। ये आपका 3rd लेक्चर था। हर 2 दिन के बाद में आपको एक ठो लेक्चर मिलेगा। जैसे अगर आज आपको ये लेक्चर मिल रहा है तो फिर कल परसों छोड़ दे, और उसके बाद तीसरे दिन का आप वेट करें और आपको तीसरा उसके बाद में 4था लेक्चर मिलेगा। चलिए तो आप सबको इस लेक्चर में इतना ही। आप सबको हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सब लोग घर पे रहें, सेफ रहें। जब समय आएगा खुलेगा हमारा देश, सब कुछ हमारे देश में सब कुछ सही हो जाएगा, तो फिर हम लोग एक बार फिर से क्लास करेंगे। साथ में आकर हम लोग क्लास में मतलब लाइव सामने पढ़ेंगे बिल्कुल। अभी ये तो ऑफलाइन ही वीडियो ना है, एक तरह से कहा जाए तो। हम तो वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग देखते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। सबको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।